Hello everyone, welcome to Power Revision 2.0. We are revising the most important current affairs from Indian polity and today we are going to start with electoral bond scheme. अभी तक हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ऑलरेडी रिवाइज कर लिया है. इंडियन पॉलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से इवन करंट अफेयर्स इफ दे आर आस्किंग दे आर लिंकिंग इट विद द स्टैटिक एंड हेंस इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट टू स्टडी देम. यहाँ पर करंट अफेयर की पावर रिवीजन 2.0 क्लास में आपका स्टैटिक भी प्रिपेयर हो रहा है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम we are going to study the topics and after every topic we are going to give a small test. Okay, so let's get started. शुरू करते हैं आज का सेशन. So there was a five-member constitution bench of Supreme Court which gave a unanimous verdict. Unanimous means everybody agreed with it, wherein they upheld every challenge to every aspect in the electoral bonds case, and they declared electoral bond scheme as unconstitutional and they scrapped it. So here let us understand what exactly is an electoral bond. Electoral bond are kind of money instruments. You must have studied about money instruments in your class 11th and 12th. Money instruments means example can be promissory notes. It can be bought by companies and individuals in India from State Bank of India or any of the branch of State Bank of India, and they can be donated to a recognized political party. Remember, it should be recognized by Election Commission of India, and then the political party can encash these bonds. तो ये रहता है आपका इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में इलेक्टोरल बॉन्ड की इंपॉर्टेंस. एंड यू नो दैट इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैन ईदर सिंगली और जॉइंटली बी बॉट, ठीक है, बाय इंडिविजुअल्स. नाउ दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2018. व्हाई? टू क्लेंस द पॉलिटिकल फंडिंग इन इंडिया. The central idea was कि we should bring about transparency in the electoral funding in India. So government had described this scheme as a kind of electoral reform in a country. हम लोग कैशलेस डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं और इसीलिए ये रिफॉर्म लाना जरूरी है, ऐसा गवर्नमेंट ने स्कीम को लॉन्च करने से पहले कहा था. And while launching this scheme, there were different amendments which were made. 15 डेज का एडिशनल पीरियड ऐड किया गया इन द ईयर. ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली को अगर आप देखोगे, बेसिकली इट दे सेड कि एडिशनल पीरियड ऑफ 15 डेज शैल बी स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर ऑफ जनरल इलेक्शन. जो लेजिस्लेटिव असेंबली, यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर के इलेक्शंस होते हैं, तो एक्स्ट्रा 15 डेज का पीरियड दिया जाएगा टू इन्वेस्ट इन दिस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम. एक्स्ट्रा 30 डेज वर ऑल्सो स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मान लो लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं जो कि अभी चल रहे हैं. बट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि बिकॉज देर इज नो ट्रांसपेरेंसी, एनोनिमस है ना यहाँ पर डोनेशन, द डोनेशन इज एनोनिमस, सो देर इज नो ट्रांसपेरेंसी. आप बोल तो रहे हो ट्रांसपेरेंट होगा बिकॉज डिजिटल पेमेंट है, बट अगेन इट इज द आइडेंटिटी इज एनोनिमस, and that is why this scheme was infringing upon the fundamental right to information under which article, under article 19, and that is why the scheme was scraped. तो यहाँ पर तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है. फर्स्ट इज कि व्हाट इज इलेक्टोरल बॉन्ड, सेकंड इज व्हाट इज दिस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, एंड थर्ड इज द राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19. अब आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है. what you can do is you can either directly scan this QR code and give the test on electoral bond scheme, or you can click on the link which is given below in the description box to solve the test. आपने इस स्कीम को अच्छे से समझ लिया है, अब टाइम है एक छोटा सा टेस्ट देने का. सो यू कैन आइदर, इफ यू आर वॉचिंग इट इन अ रिकॉर्डेड फॉर्मेट, आप इसको पॉज करके वीडियो को फटाफट से टेस्ट दे सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन और बाय स्कैनिंग दिस QR कोड. वंस यू गिव द टेस्ट, डू लेट मी नो योर स्कोर्स एज वेल. कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर्स भी बताना सो दैट आई कैन ऑल्सो कीप अ टैब ऑन योर परफॉर्मेंस. एवरीवन जल्दी से. 2 more minutes to go everyone. What else you can do is कि you can directly go to सुपर कलाम. आप सुपर कलाम पर डायरेक्टली जा सकते हो और वहां जाकर भी you can ask सुपर कलाम to give me current affairs questions on electoral bond scheme. Here also you can simply ask current affair questions on electoral bond scheme and you can practice directly with सुपर कलाम. इससे क्या होगा कि आप लोग जितने मर्जी क्वेश्चन चाहो उतने प्रैक्टिस करके अपने रिवीजन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो.
चलो, नाउ लेट अस गो बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज हम सोशल इश्यूज को भी पढ़ रहे हैं पॉलिटी के साथ साथ। तो दिस इज गोइंग टू बी रियली इम्पॉर्टेंट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द जीएस पेपर वन टॉपिक ऑफ सोशल इश्यूज। ये प्रिलिम्स के लिए जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही मेंस के लिए भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। सो नीति आयोग हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ पोजीशन पेपर in the month of February 16, 2024. And what was the paper? It was about senior care reforms in India. When we talk about these kind of reports which are published, remember who is publishing them. तो आपको पहला पॉइंट प्रीलिम्स के लिए यही मिल गया कि किसने ये रिपोर्ट पब्लिश की है। नीति आयोग ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है। And basically, the report aims to revolutionize senior care in India by analyzing the current state of senior care services and identifying the challenges which can be solved. अब यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है आपको कि जब भी रिपोर्ट्स निकलती हैं, रिपोर्ट्स में क्या बातें बताई जाती हैं, करेंटली क्या स्टेट है, थ्रू ग्राफ्स इट इज एक्सप्लेन्ड, एंड देन व्हाट कैन बी द सजेशंस टू इम्प्रूव द स्टेट। अगर मान लो करेंट स्टेट इज नॉट very favorable, what suggestions can be made to further improve them. Similarly, senior care का current state क्या है इंडिया में और कैसे suggestions, किन suggestions के द्वारा आप इसको improve कर सकते हो। For example, this report talks about creation of a centralized portal. Centralized portal का मतलब क्या होगा? To develop a national portal for senior care so that easy access to various services to the aged people, old age people can be provided. दिस रिपोर्ट टॉक्स अबाउट द केयर इकोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, केयर इकोनॉमी, इसको लिख लीजिए फटाफट। इट टू रिकॉग्नाइज द केयर वर्क एंड केयर वर्कर्स। ऐसा नहीं है कि सीनियर सिटीजन्स को ही इंपॉर्टेंस दी जाए, जो उनको अपनी सर्विसेज देते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उसको हम केयर इकोनॉमी बोलते हैं। दे आर अ पार्ट ऑफ केयर इकोनॉमी, दे आर टेंडिंग टू द नीड्स ऑफ द सीनियर पीपल, senior citizens. So especially women who are taking care of these senior citizens, aged people, how to make sure कि they are also nurtured, how to make sure that benefits are going to them as well, उसके लिए केयर इकोनॉमी की बात की गई है इस रिपोर्ट के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको प्लीज लिख लीजिए। एंड टू प्रोवाइड टैक्सेशन रिफॉर्म्स एंड रिलीफ्स टू द एजेड पीपल, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स टू द एजेड पीपल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बेसिक सपोर्ट सिस्टम की बात करें इंडिया के एजिंग पॉपुलेशन के लिए, इसको 10% से 19.5% बाय 2050 इंक्रीज करने की बात की जा रही है। बेसिक सपोर्ट सिस्टम, पेंशन, जो एज ओल्ड बेनिफिट्स, कॉम्पनसेशन मिलते हैं, 19.5% तक बढ़ाने की बात की जा रही है बाय द ईयर 2050। ठीक है, तो दैट दीज आर द हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट। नाउ व्हाट एल्स वी नीड टू फोकस ऑन इन दिस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आर्टिकल 41 की काफी इंपॉर्टेंस हाईलाइट की गई है। व्हाट इज आर्टिकल 41? दैट स्टेट शैल मेक इफेक्टिव प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ द ओल्ड एज पीपल, अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस एक्सेट्रा। यानी कि स्टेट की जिम्मेदारी है, मान लो कोई अनएम्प्लॉयड है, बीमार है, ओल्ड एज का इंसान है, तो उसको राइट टू अपॉर्चुनिटी, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक हेल्प मिलना चाहिए। दैट इज आर्टिकल 41। प्लीज हाईलाइट दिस, इसको अंडरलाइन कर लो फटाफट। एंड देन दिस रिपोर्ट ऑल्सो हाईलाइट्स द सेवेंथ शेड्यूल। सेवेंथ शेड्यूल के ऊपर 2017 और 18 में PYQ पूछा गया है। On 8th schedule, 7th schedule, 6th schedule, 5th schedule, questions are framed every year. Yesterday we studied the 6th and the 5th schedule. आज हम पढ़ रहे हैं 7th schedule and 8th schedule भी हम पढ़ेंगे। तो ये याद रखना है कि ये लाइन से जो शेड्यूल्स है ना, 5th, 6th, 7th, 8th, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज राइट इट डाउन, प्लीज डू नॉट इग्नोर दिस फैक्ट। ओके, सो 7th शेड्यूल में आइटम नंबर 9 स्टेट लिस्ट की बात करता है, एंड आइटम नंबर 9 में भी एज ओल्ड लोगों के बारे में बात की गई है। आइटम 20, 23, 24 इन द कॉन्करेंट लिस्ट टॉक्स अबाउट अगेन द ओल्ड एज पेंशन, सोशल सिक्योरिटी एटसेट्रा। तो दिस इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट, ये बॉक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, and what are the provisions which are right now respecting and providing for the benefits of the old age people? तो Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 specifically mentions in section 20 that the children have to maintain, they have the obligation to maintain aged parent. ये ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में कि आपको आपके बूढ़े पेरेंट्स के, माँ बाप की ध्यान रखना है, उनके मेंटेनेंस का ख्याल रखना है। So these are the pointers in our constitution that will help you to frame a very good answer even in an essay paper when it comes to social issues.
चलो, now let us solve some questions, practice some questions. You can scan this QR code or you can click on the link which is given in the description box to solve questions on senior care reforms report. Chalo, everyone, the link is given in the comment section. फटाफट से आप उस पर क्लिक कीजिए और फटाफट से टेस्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और मुझे अपने स्कोर्स जरूर बताइएगा. डू शेयर दी स्कोर्स विद मी बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. Accountability has to be maintained. If you are watching this class later on, do make sure कि you pause the video, solve the test and share the scores with me. You have 2 minutes time. 2 मिनट का टाइम है. बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं. अगर आपने अच्छे से समझी है आज के टॉपिक को, इस टॉपिक को, तो आप ट्रस्ट करिए. जस्ट बिलीव दैट यू आर एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. ऑल राइट. तो आई होप यहाँ तक सभी ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे. Now let's move towards the next very important topic in social issues, the Streets Vendor Act. अब now you must have heard about the Vada Pav girl, right? तो Street Vendors Act के अंदर ही she will fall, the Vada Pav girl, right? Now I'll explain to you what exactly is the meaning of street vendor. Street vendor का मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर. देखो, स्ट्रीट वेंडर वो हर एक इंसान है who is engaged in the vending of articles or goods in a street or any other public place, private area from a temporary built up structure. That means they are on the move every time. आपने देखा होगा रेडी लगाते हैं लोग, तो वो स्ट्रीट वेंडर की कैटेगरी में आते हैं. यानी कि उनका जो सेटलमेंट है जहां पर जिसके थ्रू वो अपना इकोनॉमी क्रिएट कर रहे हैं, दे आर जनरेटिंग रेवेन्यू, दैट इज टेम्पररी. Okay, so a person who is engaged in selling articles or goods in a public place, private area where they are building a temporary built up structure or they are moving from one place to another, that will fall under the category of street vendors. Okay, so whenever you are coming across any such Instagram reel, remember कि हमको सारे acts पता हो which are you can say protecting the rights of the street vendors. Now here when we talk about a very important topic over here कि इस एक्ट, हमने ये एक्ट बना तो दिया, बट विच इज द मिनिस्ट्री इंप्लीमेंटिंग द एक्ट और व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, ये याद रखना जरूरी है. एक्ट, मिनिस्ट्री, प्रोविजंस एंड ऑब्जेक्टिव. जब भी आप कोई एक्ट पढ़ें, ये आपके सामने टेबल बन जानी चाहिए. प्लीज इसको आप अपने रजिस्टर में भी बना लो, तो आपके लिए इजी हो जाएगा किसी भी एक्ट को पढ़ना. दिस एक्ट aims to protect and aims to regulate the street vending in cities. चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज हो, चाहे वो बायलॉज के थ्रू हो, प्लानिंग रेगुलेशन के थ्रू हो, स्ट्रीट वेंडिंग जो एक्टिविटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक्ट को तैयार किया गया है. ठीक है. अब अभी ये 2014 का एक्ट है, यानी कि 10 साल पूरे हो गए हैं. सो व्हाई दिस वाज इन न्यूज? टू हाईलाइट कि हाउ इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, बट द इम्प्लीमेंटेशन पेस इज वेरी स्लो. ये हाईलाइट किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज ब्लैटेंटली सेड कि ऑन अ वेरी स्लो स्पीड द एक्ट इज गेटिंग इम्प्लीमेंटेड. The act clearly delineates the roles and responsibilities of vendors and various levels of government as well. तो जो भी हमारे अर्बन रोल है वेंडर्स का, वो पॉजिटिव भी है, उसकी पॉजिटिविटी भी हाईलाइट की गई है. बट टाउन वेंडिंग कमिटीज का जो पेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूशन है वो बहुत स्लो है, इसको भी हाईलाइट किया गया है. द एक्ट एस्टैब्लिशेस अ पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. राइट इट डाउन. पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हाउ? थ्रू द टाउन वेंडिंग कमीशन, TVCs. It mandates that street vendor representatives must constitute at least 40% of TVC members. टाउन वेंडिंग कमेटी जो बनाई जाएगी, स्ट्रीट वेंडर्स के जो रिप्रेजेंटेटर्स है ना, तो वो लोग यहाँ पर क्या होंगे? They will be constituting 40% part of the, you can say, TVC members. And इसमें से भी 33% जो होंगे वो women street vendors होंगी. ये पॉइंट आपको याद रखना है, यानी कि women का इंक्लूजन भी है. ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं, फीचर्स की तरफ जाते हैं. ठीक है, लेट अस गो टू द फीचर. The act clearly delineates roles and responsibilities of both vendors also and various level of government also. And this act outlines mechanism for addressing grievances and disputes as well. तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है
कि स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उनके जो भी ग्रीवेंसेस हैं, वॉट एवर डिस्प्यूट्स दे आर हैविंग विद द, लेट्स से द town vending committee organizers or the members of town vending committees, it can be raised to grievance redressal committee. ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी का चीफ कौन होगा? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होगा, या जिसको हम सिविल जज बोलते हैं वो होगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है, सिविल जज और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट विल बी द चीफ ऑफ द ग्रीवेंस रिड्रेसल कमिटी। चलो, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन द स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट। एवरीवन टेक योर टाइम and scan this QR code to solve the questions. Jaldi se everyone. Let me see how many of you can solve this question. जल्दी से, 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, फटाफट से। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आइदर यू कैन क्लिक ऑन द लिंक or you can scan this QR code to solve the questions on street vending act. चलो एवरीवन जल्दी से। ऑल राइट, चलो, आई होप यू हैव सॉल्व द क्वेश्चंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं, विच इज अबाउट द टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया, इट हैज बीन डिक्रीजिंग। सबसे पहले तो ये समझते हैं ये टोटल फर्टिलिटी रेट होता क्या है। Total fertility rate basically is the average number of children that would be born to a woman if she experiences current fertility pattern throughout her reproductive span. अब इसको और इजीली मैं आप समझाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होगा, पहली बात तो ये समझते हैं अभी क्या चल रहा है। इट हैज डिक्रीज्ड, ओके, टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा डिक्रीज हुआ है। अब टोटल फर्टिलिटी रेट एक डेमोग्राफिक मेजरमेंट है। इट शोज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन विल हैव इन हर लाइफ टाइम, typically between the age of 15 to 49, that is known as total fertility rate. एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो एक महिला अपने रिप्रोडक्टिव स्पैन में जन्म जिनको दे सकती है। And total fertility rate is calculated by adding up the fertility rates for each age group within the childbearing years. यूजुअली हर 5 साल के इंटरवल में इसको कैलकुलेट किया जाता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब 2023 में ये निकल कर आया कि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2001 आई, in which they said India's total fertility rate is projected to fall to 1.29 and 1.104 in 2050 and 2100. It is a serious you can say decrement. आप देखोगे ये सीरियस बात है, टोटल फर्टिलिटी रेट गिर रही है। दैट ऑल्सो शोज दी हेल्थ स्टेटस ऑफ विमेन, है ना, ये बात समझ आ रही है आप लोगों को। if it is declining, it shows the serious health problem in our country. अब there can be many reasons. What can be the reason for decrement in total fertility rate? पहला तो ये हो जाता है कि जब महिलाएं ज्यादा पढ़ती हैं तो हमें पता है कि टाइम लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर डूइंग मेडिकल, यू आर परसुइंग मेडिकल प्रोफेशन, तो आपको पता है उसमें टाइम लगता है, इट टेक्स ईयर्स, है ना। पीएचडी में टाइम लगता है, एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, इट टेक्स टाइम, है ना। समटाइम्स इट टेक्स टाइम, इट कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि वो अपना जो एज होता है 15 से 49, वो कभी कभी मिस कैसे हो जाता है, क्योंकि इंक्रीमेंट इन एजुकेशन ऑफ वुमेन, देन कॉन्ट्रासेप्शन यूज। अब आप करियर के पाथ पे हो या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो इवन आफ्टर मैरिज, तो कॉन्ट्रासेप्शन का यूज बढ़ जाता है। और फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव्स चल रहे हैं आजकल, दैट कैन ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। शादी में डिले, ये भी एक रीजन, बहुत ही कॉमन रीजन आजकल देखा जा रहा है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट का गिरना, सो ऑल दीज रीजंस आर basically leading to the decrement in the total fertility rate. तो these are just generic reasons, काफी और भी रीजन हो सकते हैं, कभी कभी लाइफस्टाइल इश्यूज भी होते हैं। काफी महिलाएं, आई हैव पर्सनली गॉन थ्रू इट, जब पीसीओडी होता है दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स, है ना। तो पीसीओडी बेसिकली तो इम्पैक्ट करता है हमारे पीरियड्स के साइकिल को, ठीक है। इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स द बॉडी वेट एटसेट्रा, इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स द स्किन एटसेट्रा, ठीक है। हेयर पे भी इम्पैक्ट आता है, बट इसका चाइल्ड बियरिंग पे भी इम्पैक्ट काफी हद तक आता है, ठीक है। पीसीओडी इज अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, पीसीओडी हेरिडिटी से नहीं आ रहा है यहाँ पर, ये मेजर लाइफस्टाइल इशू बन गया है आजकल। ओके, ज्यादा टाइम तक बैठे रहना, एक्सरसाइज की कमी होना, प्रोडक्ट्स बाहर बहुत मिलावटी आ रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। चलो, नाउ इज द टाइम टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। क्लास को कंक्लूड करेंगे विद अ मिनी टेस्ट। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवरीवन।
जल्दी से क्लिक कीजिए लिंक पर एंड फटाफट से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन एक्चुअली solve this question with discipline and focus and 100% accuracy, because ये सबसे important topic है. You can either scan this QR code or click on the link given in the description and do tell me your scores. अपने scores ज़रूर बताना. ठीक है. सो दिस वॉज योर क्लास फॉर टुडे. ये थी आपकी आज की क्लास. उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई. Always remember, just being a part of the class is not important, but also solving questions, revising the topic is also important. So please do that once this class is over, so that your what you have studied can become solidified. Okay, मिलेंगे कल एक और क्लास में. पॉलिटी को इजी बनाने का अपना गोल है, उस गोल को पूरा करना है.